हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट एग्री एसेट ऑफिसर का मॉक पेपर सॉल्व करेंगे। इसकी एग्जाम जो डेट है वो 15 दिसंबर 2024 को है। ओके। और एग्जाम का पैटर्न जो है वो दोनों का सेम है, सिर्फ जो एग्री एसेट ऑफिसर का है, ओके, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन यहाँ पे अपने को दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे ऐसे एक्सपेक्टेड प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस मॉक पेपर बनाने बनाने में मोटिवेशंस मिल जाए। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो है एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। अपन एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं यहाँ पे फॉर जर्नलिस्ट। ओके। अब जर्नलिस्ट के यहाँ पे देखिए चार सेक्शंस अपने को दिए। जो फर्स्ट सेक्शन है वो है लॉजिकल रीजनिंग का और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का। एक ही इसमें रहने वाला है जिसके टोटल 60 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल मार्क्स जो है वो 60 है। और इसका टाइम ड्यूरेशन जो दिया है वो 40 मिनट्स का दिया है। ठीक है। अब जनरल इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो जनरल इंग्लिश के लिए यहाँ पे 40 क्वेश्चंस है और टोटल मार्क्स जो दिया है वो है 40 मार्क्स और उसके लिए टाइम दिया है सिर्फ 20 मिनट्स। ओके। देन क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ये जो है ये 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं एंड देन 40 मार्क्स और 35 मिनट्स। ओके। देन जो जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस है उसके अपने पास टोटल 60 क्वेश्चंस है, देन टोटल 60 मार्क्स एंड देन उसके बाद 25 मिनट्स उसको टाइम दिया है। ओके। अब ये जो टाइम जो दिया है ये फिक्स टाइम है, मतलब सिर्फ जो लॉजिकल सेक्शन है उसके लिए 40 मिनट्स का टाइम अलॉट है। जब तक वो टाइम एंड नहीं होता तब तक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर स्टार्ट नहीं होगा और इंग्लिश लैंग्वेज का टाइम अगर एंड नहीं होता तब तक क्वांटिटी एप्टीट्यूड स्टार्ट नहीं होगा। मतलब हर किसी के लिए एक फिक्स टाइम इन्होंने डिफाइन किया है, वो टाइम के अंदर ही अपने को देना है। अपन ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे अगर लॉजिकल मेरा 10 मिनट में होता है तो मैं इंग्लिश के लिए उतना ज्यादा टाइम दूंगा, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनका फिक्स टाइम है। ओके। देखिए टोटल की अगर बात करते हैं तो टोटल 200 क्वेश्चन है और टोटल 200 मार्क्स है और इसके लिए जो टाइम दिया है वो टोटल है अपने पास 120 मिनट्स में। मतलब 120 मिनट्स में अपने को 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके। और सभी का टाइम जो है फिक्स है। ये जो अपने अभी पैटर्न देखा ये किसके लिए था? जर्नलिस्ट के लिए था। ओके। सेम पैटर्न अभी देख लेते हैं अपन यहाँ पे स्पेशल स्पेशलिस्ट एग्री एसेट ऑफिसर के लिए। ओके। मतलब एएओ उसका जो पोस्ट है उसके लिए। तो देखिए फर्स्ट चार जो सेक्शन है वो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके। इनका सिलेबस में भी कोई डिफरेंस नहीं है, सबके सेम है। मतलब जर्नलिस्ट का जो सिलेबस है और एग्री एसेट ऑफिसर का जो सिलेबस है वो दोनों सिलेबस जो है वो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ यहाँ पे एक फिफ्थ जो ऐड हुआ है वो है प्रोफेशनल नॉलेज। अब प्रोफेशनल नॉलेज किस चीज का? जो एग्री एसेट ऑफिसर का है, मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसके रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे और उसके टोटल क्वेश्चंस है 60 और उसके लिए मार्क्स है 60 और उसके लिए टाइम दिया अपने को 45 मिनट्स का। ओके। अब यहाँ पे टोटल की अगर बात करते हैं तो टोटल जो है वो है 260 क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स है 260 और टाइम देखिए अभी कितना दिया है 165 मिनट्स। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर 245 मिनट्स मतलब 2 hours 45 मिनट्स का टाइम अपने को अलॉट दिया हुआ है। तो वही अपने को यहाँ पे सबका फिक्स टाइम है और सबको। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे मॉक पेपर में जो जर्नलिस्ट का है प्लस स्पेशलिस्ट एग्री एसेट ऑफिसर का जो है वो मिक्स करेंगे। मतलब चारों के कंसेप्ट जो है लॉजिकल रीजनिंग डेटा एनालिसिस इंग्लिश और ये चारों के कंसेप्ट तो सेम है, इनका सिलेबस भी सेम है, कोई डिफरेंस सिलेबस नहीं है, बराबर है। सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस थोड़ा चेंज है। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे मैं जो आपको बताऊंगा वो लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा ये अलग मॉक पेपर बनाऊंगा, एक सेपरेट वीडियो। इंग्लिश का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सेपरेट वीडियो, जनरल का सेपरेट और प्रोफेशनल का। मतलब इन सब का मैं क्या करूंगा आपको सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मतलब ताकि जो जनरलिस्ट वाले हैं वो सिर्फ 4 पेपर देखें और जो एग्री 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 एसेट ऑफिसर वाले हैं वो 5 पेपर देखेंगे। मतलब सबके लिए सिलेबस थोड़ा, मतलब 4 सिलेबस जो कंसेप्ट है वो सबके सेम है, सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज जो है वो डिफरेंट है। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपन रीजनिंग प्लस डेटा एनालिस्ट का पेपर, जिसमें अपन ने 60 क्वेश्चन यहाँ पे टोटल लिए हैं। और पूरे के पूरे वॉच कीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाला है। पैटर्न आपको पता चल जाए कि ताकि पेपर पैटर्न कैसे रहेगा एंड देन उसके बाद उसको सॉल्व कैसे करना है, बराबर है। उसके कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा। इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे पोस्ट करूंगा। ओके। तो जिनको भी वीडियो पसंद आए वो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए। ओके। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 1 to 5 के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। डायरेक्शन अपने को दिया हुआ है। तो डायरेक्शन क्या दिया है देखिए,
स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बी साइड। ओके, देखिए क्या बोला है यहाँ पे कि 10% पार्थ, रास, राही, पदम, राचित, राग, परी, पद्मा, राजा एंड पाली, ऐसे 10% है, आर सिटिंग इन 2 rows such that 5 of them in 1 row facing north direction and other 5% are in row 2 facing south direction। ओके, मतलब 2 सिटिंग अरेंजमेंट अपने को दिए, एक है साउथ फेसिंग और एक है नॉर्थ फेसिंग। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो अपने को ड्रॉ कर लेना है। तो सबसे पहला जो रो है वो अपना कौन सा है, नॉर्थ फेसिंग है, तो ये नॉर्थ फेसिंग के लिए अपन ने एक 5 रो का बना ली, और एक साउथ फेसिंग है जो रो 2 है, तो ये अपन ने साउथ फेसिंग के लिए रो बना ली। ओके, मतलब सबसे पहले अपने को डायग्राम ऐसे निकाल लेना है कि अपने को 5 साउथ फेसिंग और 5 नॉर्थ फेसिंग में अपने को डिफाइन करना। अब देखो क्या बोला यहाँ पे, सेंटेंस अपने को ये सेंटेंस के ऊपर से डायग्राम्स क्रिएट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, पदम फेस रचित नेबर, पदम का जो फेस है वो रचित का नेबर्स है। ओके, देन यहाँ पे बोला है कि पदम्स नेबर फेस राग्स नेबर who is immediate right of Nachit। Okay, Padam's neighbor, Parth neighbor is third left of Padam। Okay, Raja neighbor face Padma। Then उसके बाद देखो one who face Pali is third to the right of Ras and Raja are seated at the gap of 1%। पार्थ नेवर फेस राखी एंड राखी फेस नॉर्थ। ओके, तो अब यहाँ पे अपने को ये जो 6-7 क्वेश्चन सेंटेंस दिए, इसके ऊपर से अपने को क्या करना है, यहाँ पे डायग्राम बनाना है। तो अब देखो यहाँ पे अपने को अगर देखा जाए तो जो यहाँ पे बोला है कि राजा नेबर फेस पद्मा। ओके, अब सपोज अगर मैं यहाँ पे किसी का डायरेक्शंस तो दिया नहीं है, बराबर है, तो अब सपोज यहाँ पे मैं एक राजा डिफाइन कर लेता हूँ। अब ये राजा है, बराबर है। अब क्या बोला है कि राजा का जो नेबर है, ये देखो राजा नेबर फेस, मतलब राजा का जो नेबर है, मतलब ये भी हो सकता है, सपोज ये भी हो सकता है। तो इसका जो नेबर है सपोज राग, उसका जो फेस है वो कहाँ पे है, पद्मा की तरफ है। ओके, देखें उसके बाद बोला है वन हु फेस पाली, ओके, इज थर्ड टू द राइट ऑफ रास। तो देखो रास अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो इसके राइट में यहाँ पे जा रहा है राही, और राही के अपोजिट कौन बैठा है यहाँ पे, पाली, बराबर है, तो यहाँ पे पाली आ गया। देन उसके बाद देखो क्या बोला है कि रास एंड राजा आर सीटेड एट वन गैप अनदर। तो देखो राग और राजा जो है उनके बीच में क्या है, सॉरी, रास एंड राजा, तो रास और राजा ये यहाँ पे है रास, बराबर है, रास एंड राजा के बीच में एक परसेंटेज जो है राग, बराबर है। अब देखो यहाँ पे बोला है पार्थ नेबर फेस राही, पार्थ का जो नेबर है वो फेस किसका है, राही का, मतलब इनडायरेक्टली ये पाली जहाँ पे बैठे थे उसके बाजू में कौन आया, फिर पार्थ, और पार्थ के बीच में कौन है, पद्मा, बराबर है। देन यहाँ पे पदम फेस रचित नेबर, अब पदम जो फेस है वो रचित का नेबर है, मतलब यहाँ पे अगर रचित आता है उसका नेबर कौन हो गया यहाँ पे, पदम, क्योंकि नीचे का जो रो है वो अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, देन क्या बोला है, देखिए पदम नेबर फेस राग नेबर, पदम का जो फेस है वो राग का नेबर है, मतलब इनडायरेक्टली राग ये है और यहाँ पे पदम आ गया, बराबर है। एंड राग नेबर हु इज इमीडिएट राइट ऑफ रचित, जो राग का नेबर है वो कहाँ पे, रचित के इमीडिएट राइट है, तो इनडायरेक्टली रचित ये है और उसका ये है, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे अपनी जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब इसको जो है वो आप खुद मैन्युअली सॉल्व करके देखिएगा। ओके, कितना टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में, क्योंकि इसके लिए 5 क्वेश्चन है। ओके, और 45 मिनट्स का टाइम दिया अपने को 60 क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अब इसको सबसे पहले आप सॉल्व कीजिएगा, जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको पेपर मतलब जो टाइम मैनेजमेंट है वो नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने सारी चीजें आपको दे दी है विदाउट डायग्राम। सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर ही आप बना के देखिए कि आपसे ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि इसका मैं एक स्पेशली वीडियो ऑलरेडी लोकल बैंक ऑफिसर की जो एग्जाम्स थी वहां पे मैंने इसके एग्जाम्पल्स लिए 10 से 12। इसकी मैंने एक सीरीज बनाई है जो लोकल बैंक ऑफिसर के लिए बनाई थी अभी करंट में, जो आज लास्ट पेपर है उसका 6 दिसंबर को, तो वो भी आप पेपर देख सकते हैं। वहां पे मैंने डीआई की भी सीरीज बना के रखी है, प्लस सिटिंग अरेंजमेंट की भी है। जो कंसेप्ट है
वो मैंने बना के रखे हुए हैं। ओके, तो उसके लिए आप वो सीरीज भी देख सकते हो ताकि आपके अच्छे से और भी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो चलिए इसके ऊपर अभी क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है वो देखिए, फर्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू और नॉट। तो देखिए चार स्टेटमेंट दिए, देखो, राग इज इमीडिएट नेबर ऑफ राजा एंड रास। राग जो है वो इमीडिएट नेबर है, राग और राजा रास का इमीडिएट नेबर है, बराबर है। देन बोला है कि पाली फेस द वन हु सीट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ। पाली का जो फेस है वो क्या है, उसके अपोजिट में जो है उसके बराबर है, तो यहाँ पे राजा एंड राखी। पाली फेस वन हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ राजा, यस, राजा के राइट में जो है राखी और उसका फेस इमीडिएटली पाली। देन थर्ड बोला है पदम सीट सेकंड टू द राइट ऑफ पार्थ। अब पदम कहा बोला है, जो सेकंड सीट राइट ऑफ पार्थ, यस पार्थ यहाँ पे है तो इसके राइट में ये पदम हो गया, बराबर है। देन उसके बाद परी फेस रचित, परी का जो फेस है वो कहाँ पे है, रचित है, यस, मीन्स यहाँ पे चारों आंसर करेक्ट है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे, ऑल आर ट्रू। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, हु अमोंग द फॉलोइंग सीट सेकंड टू द राइट ऑफ पद्मा। तो पद्मा के सेकंड राइट में कौन है यहाँ पे, परी है, तो इसलिए जो करेक्ट आंसर आ गया वो क्या है यहाँ पे, परी। ओके, थर्ड। अब देखिए थर्ड बोला है इफ रास इज रिलेटेड टू पदम। ओके, रास जो है वो रिलेटेड टू है पदम, देन परी इज रिलेटेड टू रचित। फॉलोइंग द सेम पैटर्न पद्मा इज रिलेटेड टू, तो पद्मा इज रिलेटेड टू राग, का आंसर इज यहाँ पे राग। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द पर्सन सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। तो एक्सट्रीम एंड में अगर देखते तो परी है, रचित है, पाली है एंड राही है। तो देखिए यहाँ पे चार, परी रचित पाली राही, तो ये क्या है इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ। अब देखो यहाँ पे बोला है फोर ऑफ द फॉलोइंग आर फाइव अ सर्टन वे, सो फॉर्म द ग्रुप। ओके, विच दैट वन डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप। तो देखो सबसे पहले परी राही दिया है, तो परी राही अगर देखते हैं तो परी ये एक एंड पे है और राही ये एंड पे है, मतलब यहाँ पे ये बन गया। ओके, देन रास एंड पर्थ की अगर बात करते तो रास सेकंड पे है और इधर से ये सेकंड पे है पर्थ, बराबर है। देन उसके बाद पद्मा एंड पार्थ अगर देखते हैं तो पद्मा यहाँ पे है और पार्थ यहाँ पे है। ओके, देन रचित पाली की अगर बात करते हैं तो रचित इधर लास्ट में है, ओके, इधर है और ये इधर जा रहा है सबसे लास्ट में। एंड पदम राजा, तो पदम यहाँ पे है और राजा यहाँ, पदम यहाँ पे और राजा यहाँ पे है, बराबर। तो यहाँ पे जो पद्मा एंड पार्थ है वही कॉम्बिनेशन जो है इनवर्स में नहीं है, वो सेम रो पे है, बराबर है। लेकिन बाकी जो इनडायरेक्टली अगर बात करते हैं तो बाकी सब जो है वो कहाँ पे है, सेम पोजीशन पे है, इसलिए जो इसका डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप वाला है वो कौन है, पद्मा एंड पार्थ। ओके, अब 6 to 10 के क्वेश्चंस के डायरेक्शंस दिए अपने को। ओके, देखिए क्या बोला है यहाँ पे, डायरेक्शंस दिया, फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन 6 3 डिजिट नंबर गिवन बिलो। तो यहाँ पे देखो ये डिजिट्स दिए अपने, 6 नंबर्स दिए 3 डिजिट वाले। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन है 6 नंबर का, देखिए क्या बोला है कि इफ द पोजीशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर, if the position of second and third number of each number are interchanged, okay, what will be the difference between the middle digit of second lowest and highest number। तो देखिए अब यहाँ पे क्या बोलना है, जो सेकंड एंड थर्ड पोजीशन है उनको क्या करना है अपने को, इंटरचेंज करना है हर नंबर के। मतलब यहाँ पे 428 है तो आंसर क्या आएगा, अभी यहाँ पे रीअरेंज करेंगे तो 482 आएगा, बराबर है। देन यहाँ पे अगर रीअरेंज करें तो 584 आएगा, यहाँ पे 934, यहाँ पे 279, यहाँ पे 576 और यहाँ पे 495 आएगा। मतलब यहाँ पे देखो मैंने अरेंज करके रखा है। ओके, ये गिवन सीरीज है, उसके बाद ये इंटरचेंज करने के बाद सीरीज है। अब यहाँ पे बोला है कि डिफरेंस निकालना है अपने को, कौन सा डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द मिडिल डिजिट ऑफ सेकंड लोवेस्ट एंड हाईएस्ट नंबर। तो सेकंड लोवेस्ट की अगर बात करते तो यहाँ पे सेकंड लोवेस्ट जो है वो देखते हैं, यहाँ पे सेकंड लोवेस्ट यहाँ पे 495 है, यहाँ पे 484 है। तो यहाँ पे अगर सेकंड लोवेस्ट देखते तो सबसे लोवेस्ट जो है वो 482 है और हाईएस्ट नंबर अगर देखते हैं यहाँ पे तो ये है 934। तो इसके मिडल डिजिट जो है वो कौन सा है, 8, और इसका मिडल डिजिट कौन सा है यहाँ पे,
934 मतलब 3। तो इसका अगर डिफरेंस निकालते तो इसका डिफरेंस कितना आता? 5। इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या है यहाँ पे? 5। ओके, नेक्स्ट 7 क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे बोला है व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल डिजिट्स of the resultant number from the sum of smallest and largest highest number। अब क्या करना है यहाँ पे? सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करना है बोल रहे हैं, बराबर है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल डिजिट ऑफ द रिजल्टेंट नंबर फॉर। अब यहाँ पे देखो नंबर्स है अपने पास, सबसे पहले नंबर को अपन ने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंड हाईएस्ट नंबर अगर देखते तो वो कौन सा है? 297। एंड यहाँ पे है 564, बराबर है। 567 स्मॉलेस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट नंबर बोला है, तो यहाँ पे जो है स्मॉलेस्ट 297 आया और सेकंड हाईएस्ट 257 है। तो इसका अगर सम करते हैं दोनों का तो वो कितना आता है? 864। अब 864 के अपन अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे? 192। क्वेश्चन में वही बोला है, स्मॉल सम करना है पहले एंड देन मल्टीप्लीकेशन करना है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 192। ओके, नेक्स्ट 8। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है? इफ 1 इज एडेड टू द लास्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर, हाउ मेनी नंबर दस फॉर्म विथ मल्टीपल ऑफ 4। तो अभी यहाँ पे जो नंबर्स है इसके लास्ट में मतलब 8 में 1 नंबर को ऐड करना है हर डिजिट के, बराबर है। तो यहाँ पे 429, 549, 944, 298, 568 एंड यहाँ पे आएगा 460। तो ये देखो यहाँ पे मैंने अरेंज करके रखा है। अब देखो यहाँ पे कौन से नंबर होते हैं जो 4 के मल्टीपल्स होते हैं, तो जिसके लास्ट में अपने को क्या मिलेगा? यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है वो 4 से क्या होने चाहिए? मल्टीप्लाई होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो कौन सा है? 494 हो गया, देन 568 हो गया और 464, मतलब 3 जो नंबर्स है वो क्या है? यहाँ पे 4 के मल्टीपल्स है। तो यहाँ पे आना चाहिए था 3, लेकिन 3 नहीं है, इसलिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? नन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट 9th। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है? व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ लास्ट डिजिट ऑफ थर्ड लोवेस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट नंबर। तो यहाँ पे देखिए अभी डिफरेंस निकालना है, स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ लास्ट डिजिट ऑफ थर्ड लोवेस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट नंबर। ओके, अब यहाँ पे अगर अरेंज करते हैं, देखिए सबसे पहले गिवन सीरीज है, फिर अपन ने अरेंज किए, तो यहाँ पे क्या बोला है? थर्ड लोवेस्ट। तो थर्ड लोवेस्ट मतलब ये नंबर है, बराबर है। और यहाँ पे बोला है सेकंड हाईएस्ट मतलब ये दो नंबर्स मिल गए अपने को। तो अब इसकी क्या करना है अपने को? जो लास्ट डिजिट है मतलब यहाँ पे 9 आया और यहाँ पे कितना आया? 7। तो इनके स्क्वायर करना है, उनका डिफरेंस निकालना है। मतलब 9 का स्क्वायर जो आएगा वो कितना आएगा? 81 और 7 का स्क्वायर 49। तो इनका डिफरेंस कितना है अपने को? 32। इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या है यहाँ पे? 32। ओके, नेक्स्ट 10th। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि इफ इन ईच नंबर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट आर इंटरचेंज देन विच विल बी द थर्ड हाईएस्ट नंबर। तो देखो अब यहाँ पे क्या बोला है? फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट इंटरचेंज करना है। मतलब यहाँ पे ये दो नंबर है अपने पास, ये फर्स्ट दो, यहाँ के दो, ये दो नंबर से इंटरचेंज करना है। मतलब यहाँ पे 248 आंसर आएगा, यहाँ पे 554 आएगा, यहाँ पे 493, 927 एंड यहाँ पे 657 और यहाँ पे 449। ये नंबर्स आ गए, बराबर है। यहाँ पे मैंने डाल के रखे हैं। अब इसको अरेंज करते हैं अपन असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे देखो इनको अरेंज करने के बाद असेंडिंग ऑर्डर ये है। तो यहाँ पे क्या बोला है? विच विल बी द थर्ड हाईएस्ट नंबर। तो थर्ड हाईएस्ट नंबर अगर देखते हैं यहाँ पे तो है 549। इसलिए जो करेक्ट आंसर आएगा वो 549 आएगा। 549 मतलब यहाँ पे कौन सी वैल्यू है? ये 459, बराबर है। इसलिए यहाँ पे ये वाला तो आंसर नहीं है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल आंसर है वो क्या है? 549। इसलिए जो करेक्ट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? 549। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन 11 to 15 दिया है। देखिए क्या बोला है यहाँ पे? रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। ओके, देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि सम चेयर आर प्लेस इन अ पार्क एज पर मैनर डिस्क्राइब हियर। ओके, अब देखिए यहाँ पे बोला है कि चेयर बी वॉज 24 किलोमीटर ऑफ वेस्ट चेयर ए। अब देखो यहाँ पे चेयर ए की अगर बात करते तो इसका वेस्ट साइड मतलब ये है और ये बी जो है वो कितना है? 24 किलोमीटर है। ओके, ए चेयर ए विच इज 12 किलोमीटर साउथ फ्रॉम चेयर ई। अब चेयर ई जो है मतलब चेयर ए कहाँ पे है? 12 किलोमीटर है चेयर ई से। तो यहाँ पे देखिए ई अगर यहाँ पे दिखा है तो इसके 12 किलोमीटर साउथ में जो है वो कौन है? ए है। ओके,
अब देखो यहाँ पे बोला है चेयर डी वॉज 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ चेयर एच। ओके, अब डी को अपने को पता ही नहीं है डी कहाँ पे रखा है, तो सब इसको स्किप कर देते हैं। ओके, देन बोला है कि सी, चेयर सी वॉज 7 मीटर, ओके, टू द नॉर्थ ऑफ एच। ये भी अपने को डायरेक्शंस पता नहीं है, क्योंकि अपने को मेन पता है कि ई ए बी ये इतने पता है अपने को। ओके, देन बोला है कि चेयर एल वॉज 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ बी। अब यहाँ पे मिला है अपने को एल की बात, बराबर है, क्योंकि बी पॉइंट अपने पास ऑलरेडी है। तो देखो बी क्या बोला है कि चेयर एल वॉज 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ बी, मतलब यहाँ पे अगर बी है तो इसके 15 मीटर नॉर्थ पे कौन है, यहाँ पे एल मिल गया अपने को, बराबर है। चेयर बी विच इज टूवर्ड साउथ ऑफ चेयर डी। अब यहाँ पे बोला है कि चेयर बी जो है वो साउथ है चेयर डी के, मतलब कितना डिस्टेंस है ये अपने को दिया नहीं है, बराबर है। और यहाँ पे अगर डिस्टेंस देखा जाए तो चेयर डी इज 10 किलोमीटर बोला है, देखिए यहाँ पे सेकंड लाइन में। ओके, ये जो है चेयर डी वॉज 10 मीटर टूवर्ड द चेयर ऑफ ईस्ट, बराबर है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर डिस्टेंस काउंट कर लेते हैं अपन, तो डी यहाँ पे बी के पास है, ये यहाँ पे सेंटेंस में अपने को बोल दिया है चेयर बी इज टूवर्ड, बराबर है, साउथ चेयर डी, बराबर है। अब यहाँ पे बोला था कि चेयर डी वॉज 10 मीटर टू द चेयर ऑफ ईस्ट, तो यहाँ पे अगर एच अगर लेते हैं तो यहाँ से 10 किलोमीटर कौन आया, डी आया, बराबर है। एंड देन उसके बाद चेयर सी की भी बात है यहाँ पे हुई थी, चेयर सी वॉज 7 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ एच, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे सी मिल गया मुझे। ओके, अब यहाँ पे बोला है कि चेयर एफ वॉज 7 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ चेयर ई। यहाँ पे ई था अपने को, ये मिल गया था पहले, और यहाँ पे जो एफ है ये नॉर्थ में है, बराबर है, और कितना है, 7 मीटर पे है। देन चेयर डी एंड ई, अब देखो चेयर डी एंड ई वेयर प्लेस इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब यहाँ पे जो डी की पोजीशंस थी वो किसका है, इसके स्ट्रेट लाइन में है, ये हो गया, बराबर है। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अपने की जो डायरेक्शंस थे वो फिट हो गए। ओके, अब इसके ऊपर से अपने को क्या करना है, इसके क्वेश्चंस निकालना है। सबसे पहले डायग्राम निकालना बहुत जरूरी है, जब तक डायग्राम नहीं निकलेंगे तब तक क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, इसलिए सबसे पहले अपन ने क्या किया, डायग्राम्स बना लिया। अब ये डायग्राम के ऊपर से अगर 5 क्वेश्चंस करते हैं तो वो इजीली अपने क्रिएट हो जाएंगे। ओके, तो देखिए क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर का, यहाँ पे देखिए चेयर सी इज हाउ मच फॉर शॉर्टेस्ट इन विच डायरेक्शन फ्रॉम चेयर एफ। अब चेयर सी की अगर बात करते हैं तो ये है चेयर सी, ओके, और ये है यहाँ पे चेयर एफ। अब ये दोनों का अपने को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो ये जो एच एंड डी का जो डिफरेंस था ये था 10 मीटर का, और यहाँ से बी एंड ए का जो डिफरेंस था वो 24 मीटर का था, मतलब 10 मीटर प्लस 24 मतलब 34 मीटर। और सी कहाँ पे है, वेस्ट साइड में है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 34 मीटर वेस्ट। ओके, नेक्स्ट 12th, अब बोला है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ चेयर एल विथ रिस्पेक्ट टू चेयर सी। अब चेयर सी है और चेयर एल है, बराबर है। तो अब चेयर एल की जो पोजीशन है वो कहाँ पे, इधर दिखते हैं अपन, ये है, तो ये जो पोजीशन होती है ये होती है साउथ ईस्ट, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे साउथ ईस्ट। अगर यहाँ पे इनका डिफरेंस बोला रहता कि कितना किलोमीटर है तो यहाँ पे लगता पाइथागोरस का थ्योरम, लेकिन सिर्फ अपने को यहाँ पे क्या बोला है, डायरेक्शन ही बोला है। तो डायरेक्शन जब बोला है तो यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम नहीं यूज होगा। ओके, नेक्स्ट 13, अब देखो यहाँ पे बोला है फाइंड द ऑड वन आउट। अब दिया है ए ई, तो ए ई जो है वो यहाँ पे है, ओके। देन बोला है बी डी भी यहाँ पे है। देन डी एल, तो डी एल भी यहाँ पे ही इसमें है। देन उसके बाद एच सी भी स्ट्रेट लाइन में ही है। अब बोला है एच बी जो है ये इधर साइड में है, तो ये जो है यहाँ पे ऑड वन आउट है, क्योंकि उसका जो मैचिंग है वो स्ट्रेट लाइन नॉर्थ साइड नहीं दिखा रहा है। ओके, नेक्स्ट 14, अब देखिए यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन चेयर एफ। अब चेयर एफ, ओके, एंड चेयर डी, अब ये है, बराबर है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो पाइथागोरस का थ्योरम लगता है अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये अपने को निकालना है। ओके,
तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ये कितना है 24 किलोमीटर। ओके, और ये जो डिफरेंस है कितना है 7। तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए यहाँ पे तो इनका शॉर्टेड डिस्टेंस अगर देखते हैं तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम यूज करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे अपने को 7 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा और 24 का स्क्वायर। ओके, तो 24 का स्क्वायर अगर करते हैं अपन, ठीक है, तो 24 का स्क्वायर अगर करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 24 का स्क्वायर अगर करते हैं अपन तो इनडायरेक्टली यहाँ पे आएगा। ओके, देन 7 का स्क्वायर, तो इनका जो सम आएगा, ओके, तो उसका जो रूट निकलेगा वो यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो आंसर है वो कांट बी डिटरमाइन करके डिफाइन किया। ओके, नेक्स्ट 15। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चेयर, ओके, is or are placed toward the north east of chair F। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट की अगर चेयर F जो है, ये चेयर H, अब इसका नॉर्थ ईस्ट अगर देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट मतलब ये है। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट पोजीशन पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे L भी है और यहाँ पे F भी है, इसलिए यहाँ पे बोथ L एंड F क्या आएगा, आंसर आएगा। ओके, क्योंकि ये जो है ये क्या है, नॉर्थ पोजीशन हो गई। ओके, ये स्ट्रेट और ये जो हो गए ये नॉर्थ ईस्ट पोजीशन हो गई, इसलिए। ओके, नेक्स्ट। अब दिया है अपने को 16, देखिए यहाँ पे क्या बोला है 16 में कि इफ R स्टैंड फॉर माइनस, A stand for plus, B stand for divide, and C star for stands for multiply. Then what will be the value of given equation? Bodmer's rule will not be applicable। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया अपने को 25A, 37C, 2B, 4R और यहाँ पे दिया है अपने को 1। ठीक है, तो देखो आर की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस है, ए की वैल्यू जो है प्लस है, बी की वैल्यू जो है डिवाइड है, एंड सी की वैल्यू जो है मल्टीप्लाई है। तो अपने को जो गिवन वैल्यू है तो उसको अपन क्या करेंगे, अपन अरेंज करेंगे। तो 25 प्लस 37 इंटू 2 डिवाइड बाई 4 माइनस 1। तो इसको अपन अगर सॉल्व करते हैं तो इनडायरेक्टली दोनों की एडिशन करके मल्टीप्लाई टू डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद यहाँ पे डिवाइड करके, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 30। यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है 30 आंसर। ओके, नेक्स्ट 17। अब बोला यहाँ पे विच अरेंज ऑफ साइन विल मेक द फॉलोइंग इक्वेशन आर करेक्ट। तो देखो यहाँ पे, ओके, जो अपने को साइंस दिए हुए थे तो यहाँ पे भी अपने को देखो 16 माइनस 4 इंटू 6 डिवाइड 2 प्लस 8 इक्वल टू 30। तो अब कौन से इंटरचेंज करने के बाद अपने को इक्वेशन करेक्ट आएगा, तो देखो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने प्लस जो माइनस था उसको क्या कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, और जो डिवाइड था वो यहाँ पे माइनस कर दिया। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो करेक्ट जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 30 आएगा। ओके, अब यहाँ पे पहले अगर करते थे अपन तो यहाँ पे 12 आता था, 12 के बाद यहाँ पे 3 आता था, 12 इंटू 3 36, तो यहाँ पे 38 आंसर आता था। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिए, सिर्फ जो डिवाइड और प्लस वाले जो पोजीशन थी वो क्या कर दिए चेंज। तो यहाँ पे जो साइन की वैल्यू है वो डिवाइड एंड माइनस को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया। ओके, नेक्स्ट 18 टू 19 के क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए क्या बोला है, डायरेक्शन, रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो क्या बोला यहाँ पे देखते हैं अभी कि 7 फैमिली मेंबर्स नेमली रेखा, टीपू, मीना, मोहन, डुग्गू, सैंडी एंड कृष्णा इन फैमिली रिलेटेड टू ईच अदर इन द फॉलोइंग वे। ओके, अब देखो क्या बोला है, कृष्णा इज अ अंकल ऑफ सैंडी, सैंडी हु इज अ सन ऑफ मोहन। तो कृष्णा जो है वो कौन है यहाँ पे, अंकल है सैंडी का। ओके, और क्या बोला है, सैंडी हु इज अ सन ऑफ मोहन, और सैंडी जो है वो मोहन का क्या है, सन है। ओके, देन उसके बाद क्या बोला है, डुग्गू इज अ ब्रदर ऑफ मोहन, डुग्गू जो है वो मोहन का ब्रदर है। ओके, देन उसके बाद बोला है मोहन हु इज द हस्बैंड ऑफ मीना, और मीना जो है वो मोहन की क्या है, हस्बैंड है। ओके, देन उसके बाद बोला है रेखा हैज ओनली 2 सन, रेखा को 2 सन है। ओके, सैंडी इज अ ग्रैंडसन ऑफ टीपू, मतलब ये जो दो है ये क्या है यहाँ पे इनडायरेक्टली हस्बैंड वाइफ हो गए। ओके, क्योंकि रेखा इज अ वाइफ ऑफ टीपू बोला है, मतलब ये यहाँ पे क्या हो गए
हस्बैंड वाइफ हो गए, और उनके दो लड़के मतलब कौन से हो गए, मोहन एंड डुग्गू, बराबर है। और मोहन की वाइफ कौन है, मीना। और कृष्णा जो है वो उसका कौन है, अंकल है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है कि हाउ इज रेखा रिलेटेड टू मीना। तो रेखा एंड रिलेटेड टू मीना अगर देखते हैं तो मीना रेखा जो है वो मीना की कौन है, मदर इन लॉ है। इसलिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे, मदर इन लॉ। ओके, नेक्स्ट 19, if P is a wife of Duggu, then how is Tipu related to P? तो अगर क्या बोला है, P अगर वाइफ है डुग्गू की, ओके, P अगर वाइफ है डुग्गू की, ओके, देन उसके बाद देन हाउ इज टीपू रिलेटेड टू P? तो टीपी कौन होगा इनडायरेक्टली, फादर इन लॉ। आंसर क्या है यहाँ पे, फादर इन लॉ। ओके, नेक्स्ट 22-21 के क्वेश्चन है, देखिए फिर से। अब यहाँ पे रीड द गिवन इंस्ट्रक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, अब देखिए यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है यहाँ पे। अब क्या बोला है यहाँ पे, इन सर्टन कोड लैंग्वेज लाइफ इज नॉट इजी is written as PQRTAVIK. Okay. Then meet people in life is written as AVMOLANY. Then third bola, people want easy things is written as TPHAIKMO. Okay. And your want is unlimited is written as PQAXVY and H. तो अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो वर्ड्स है वो क्या हो रहे हैं, सेम सेम है। जैसे लाइफ यहाँ पे भी लाइफ है, बराबर है। अब देखो यहाँ पे ईज है, यहाँ पे भी ईज आया। नॉट है तो यहाँ पे नॉट कहीं नहीं है, मतलब अपने को एक वर्ड मिल जाएगा, बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो वर्ड सेंटेंस बने हैं तो इसको अपने को क्या करना है, हर वर्ड को उसका कोड निकाल के उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिंबल्स अपने को देना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि लाइफ के लिए क्या वर्ड है, तो यहाँ पे लाइफ के लिए और यहाँ पे भी लाइफ है। तो यहाँ पे अगर दोनों अगर देखते तो यहाँ पे लाइफ के लिए देखो आई वी ए के, तो यहाँ पे ए वी है। दोनों में सेम अगर देखते तो ए वी है, तो सबसे पहले मैंने इसको 1 नंबर दे दिया। देन फिर ईज अगर देखते तो ईज यहाँ पे है, ईज यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या सेम आ रहा है, देखो यहाँ पे पी क्यू आ रहा है, यहाँ पे पी क्यू आ रहा है, बराबर है। तो यहाँ पे मैंने इसको दोनों को 2 नंबर्स दे दिया। मतलब ऐसे अपने को कोड को क्या करना है, डिफाइन करना है। मैंने देखिए यहाँ पे एक टेबल्स बना के रखा है, जो वर्ड्स अपने पास दिए है वो, और उसके बाद उनके कोड्स मैंने निकाल के रखे हैं, और कौन से सेंटेंस से कौन से वर्ड्स आ रहे हैं ये भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया है, ताकि आप उसको देखो और प्रैक्टिस करो। ओके, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है अभी, व्हाट डज द कोड एच स्टैंड फॉर। तो अब एच की बात करते हैं तो एच जो है यहाँ पे है, और एच देखते हैं तो यहाँ पे देखो अपन ने क्या लिखा है, वांट। इसलिए जो इसका आंसर आएगा वांट। मतलब एक बार अपना टेबल स्ट्रक्चर बन गया तो इजीली तुम उसके आंसर निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट 21। अब देखो यहाँ पे बोला, इफ द कोड लाइफ एंड अस इज एक्स वाई ए वी बी ए, then what is the code for in and meet in the given code language। तो in and meet की अगर बात करते हैं तो in and meet के लिए अपने पास क्या है, meet के लिए देखो LANY दिया है, LANY तो दिया हुआ है। तो दोनों में अगर देखते तो LANY यहाँ पे भी है, ओके। देन यहाँ पे LA है सिर्फ, और NY भी है, ये है। और अब यहाँ पे मीट के लिए अगर देखते तो अपने पास मीट के लिए यहाँ पे एल ए के मीट इन तो हो गया। एंड के लिए क्या दिया है, एंड के लिए अपने पास यहाँ पे कोड ही नहीं था, देखा जाए तो कहीं पे भी एंड के लिए कोड नहीं है। तो यहाँ पे अगर आंसर आ सकता है तो वो ए भी आ सकता है और सी भी आ सकता है। तो यहाँ पे आइदर ए और सी क्या आ गया, इसका करेक्ट आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 22 to 23 क्वेश्चन दिए, देखो रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड गिव। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, a at the rate b means a is not greater than b. Okay, a not equals to b means a is greater than b. A multiply b means a is not less than b, and a mod b means a is less than b. Okay, and then a hash means a is neither greater nor less than b. Okay, तो अब यहाँ पे अपने को अरेंजमेंट दी हुई, देखो मैंने यहाँ पे सिंपल वे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोड को लिख दिया है। ओके, देन अभी स्टेटमेंट्स की अगर बात करते हैं तो देखो स्टेटमेंट दिया है ई एट द एफ डी परसेंट ई एंड टी एफ ई। तो यहाँ पे देखो
अगर यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करते तो एट द रेट की जगह क्या आएगा, लेस देन एफ, देन डी लेस देन ई एंड टी ग्रेटर देन एफ। तो अब कंक्लूजन अपने को दिया है कि डी एफ, तो डी लेस देन एफ, ओके, एंड टी ग्रेटर देन ई, जो अपने को सिंबल्स दिए उसके हिसाब से दोनों को अपन ने कंक्लूजन में डाल दिया। तो अब देखो यहाँ पे अगर देखते तो डी ई एफ दिया है, तो डी ई एफ की अगर बात करते तो डी लेस देन है एफ से, ये करेक्शंस हो रहा है, ये देखो डी लेस देन एफ, ओके। अब सेकंड टी ग्रेटर देन ई की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो ई एफ आएगा, तो टी यहाँ पे ई ग्रेटर देन, तो यस टी ग्रेटर देन एफ, ये भी करेक्ट है। ये देखो यहाँ पे मैंने बना के रखा है टी ग्रेटर देन एफ ग्रेटर देन ई, मतलब ये भी। तो यहाँ पे जो है बोथ 1 and 2 कंक्लूजन क्या हो रहे, फॉलो हो रहे, ओके। नेक्स्ट 23rd, अब यहाँ पे जी मॉड यू दिया है, ओके, एल एट द रेट एंड एम जी, और उसके कंक्लूजन्स दिए हैं दो, ओके। तो देखिए यहाँ पे सिंबल्स तो ऑलरेडी बने हुए हैं, अब सेंटेंस को अरेंज करते हैं सिंबल के हिसाब से, तो ये सेंटेंस बन गया। अब बोला है एम मॉड एम हैश यू, मतलब इक्वल टू हो गया, और नॉट इक्वल टू मतलब यहाँ पे देखो ग्रेटर देन आ गया, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे एम इक्वल्स टू यू, तो अब यहाँ पे अरेंज करते हैं, तो एम इक्वल्स टू यू की अगर बात करते हैं तो u अगर दिखते तो यहाँ पे g आए, तो g ग्रेटर देन u, तो m ग्रेटर देन आ सकता है, बराबर है। तो यहाँ पे अगर ग्रेटर देन की अगर बात करते हैं तो जो सेकंड वाला है, ओके, वो यहाँ पे कंक्लूजन सिर्फ फॉलो हो रहा है, लेकिन जो कंक्लूजन 1 है वो फॉलो नहीं, क्योंकि इक्वल नहीं है, वो ग्रेटर देन है, ओके। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे सिर्फ कंक्लूजन जो सेकंड है वही फॉलो होगा, बाकी कोई भी फॉलो नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट, अब 24 to 5 दिया है, देखिए क्या बोला है यहाँ पे, डायरेक्शन दिया है। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सर्टन पेयर ग्रुप्स आर नंबर इन गिवन आउट which all except one similar some manner while one is different. The number in this similar pair group may have the same property, may be related to each other according to the same rule. The candidate is required to choose odd pair or group. ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेंटेंस दिया है, सिलेक्ट द वन विच डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री रिस्पॉन्सेज। तो देखो यहाँ पे 94, 90, 96, 94, 39, 80, 81, 54 एंड 80। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 96, 24 यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लीकेशन होता है, डिवाइड होता है, 39, 18 ये भी 3 से डिवाइड होता है, 81, 50 और ये भी, लेकिन 82 और 64 ये 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑड है आंसर है वो क्या है, 82, 64। ये देखो अगर 96 की अगर बात करते तो 3 से अगर मल्टी डिवाइड करते तो यहाँ पे 32 आंसर आता, 33 में 13 और 81 में 27। सेम 24 की अगर बात करते तो 8, 6 एंड 18, मतलब ये जो नंबर है ये सभी क्या हो रहे हैं, 3 से डिवाइड होते जा रहे हैं, बराबर है। लेकिन जो 82, 80, 64 है वो 3 से डिवाइड नहीं होते हैं, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट 25, सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे 18, 26 दिया है, बराबर है। अब यहाँ पे 30, 37 दिया है, 54, 62 एंड 77, 85। तो अब देखो यहाँ पे अगर देखते हैं तो 80 ए और 26 में 8 का डिफरेंस है, 37 में 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे अगर देखते तो 8 का डिफरेंस है, और यहाँ पे भी अगर देखते तो 8 का, मतलब 3 इसमें 8 का डिफरेंस, लेकिन जो सेकंड वाला है उसमें 7 का ही डिफरेंस है, इसलिए जो आंसर है वो क्या है, 30, 37, ओके। नेक्स्ट, अब 26 बोला है यहाँ पे। अब ये जो है वो ये DI के क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, डायरेक्शन इन एन एनुअल एग्जामिनेशन 12th बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ 3 स्टूडेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, 400 स्टूडेंट अपीयर फ्रॉम कॉलेज, ओके। देन 400 स्टूडेंट एज पास इन केमिस्ट्री, 400 स्टूडेंट जो है वो किस में पास हुए, केमिस्ट्री में है। 360 स्टूडेंट पास हुए हैं फिजिक्स में, एंड 375 स्टूडेंट पास हुए हैं मैथमेटिक्स में, ओके। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो मैंने एक ट्री स्ट्रक्चर बनाया है, मतलब डायग्राम बनाया है। एक फिजिक्स के लिए है, एक सर्कल केमिस्ट्री का है, और एक सर्कल मैथमेटिक्स का है, ओके। अब यहाँ पे इन सब की वैल्यूज अपन ने डिफाइन कर दी। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 80% ऑफ टोटल नंबर आर स्टूडेंट पास इन ऑल सब्जेक्ट, मतलब टोटल अपने पास कितने हैं, टोटल अपने पास कितने हैं यहाँ पे 400 है, और 400 का 80% अगर निकालते तो वो होता है 8 4 32। इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना आएगा, 320, मतलब ये जो बोथ वाला, ये जो 3 सर्कल्स है ये क्या है, बोथ वाला है, 320 जो है वो सभी में
पास हुए। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ऑल सब्जेक्ट्स, ओके, all those 40 students who have passed in mathematics also pass in physics, and all those except 30 students who pass in physics also pass in chemistry। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो बाकी अदर्स जो दिए हैं ए वाले बी वाले सी वाले, बराबर है, ये जो है ये है 40 स्टूडेंट 30 स्टूडेंट, और यहाँ पे बोला है कि 85% ऑफ टोटल स्टूडेंट पास इन केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में जो कितने हुए 80% पास जो हुए वो ऑल्सो पास है मैथमेटिक्स में। तो देखो अब सबसे पहले यहाँ पे फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की अगर बात करते हैं, ये कॉमन एक्सप्लेनेशन निकाल के रखिए। तो b इक्वल्स टू 375 ऑलरेडी स्टूडेंट थे अपने पास, बराबर है, जो मैथमेटिक्स में थे, और उसमें से जो कॉमन्स थे वो कितने थे 320। अब उसमें से 40 स्टूडेंट जो है वो एक्सेप्ट है, मतलब माइनस कर दिए, तो बचे कितने 15। तो 15 स्टूडेंट जो है वो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में पास हुए हैं। ओके, देन अगर यहाँ पे अगर फिर से बोला है यहाँ पे कि ऑल दोज 30 स्टूडेंट हु पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो यहाँ पे देखो 85% था। ओके, तो 85% अगर देखते हैं तो 400 320। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। अब यहाँ पे ए जो है वो क्या है, इनडायरेक्टली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की है, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की अगर बात करते तो वो आ गए 10। बाकी जो डी ई एफ है वो सिंगल सिंगल है, तो यहाँ पे सिंगल सिंगल वालों के निकाल लिया। यहाँ पे अपने को क्या मिल गया, अभी एक कॉमन एक्सप्लेनेशन मिल गया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है अपने को कि हाउ मेनी स्टूडेंट हैज पास्ड ओनली इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की अगर बात करते तो वो केमिस्ट्री में है सिर्फ एफ, और एफ की अपने पास बात करते तो वो कितने हैं यहाँ पे 50। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए यहाँ पे 50। ओके, देन 27। अब देखो यहाँ पे बोला है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल स्टूडेंट हु हैड पास्ड इन ओनली 2 सब्जेक्ट। अब 2 सब्जेक्ट की अगर पास करते हैं तो ये देखो ए बी एंड सी है, तो ए बी सी की अगर अपन एडिशन करते हैं यहाँ पे तो 15 20 एंड 10, मतलब आंसर कितना आ गया 45। मतलब ऑल स्टूडेंट हु पास इन 2 सब्जेक्ट्स अगर देखते हैं तो वो है 45 स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट 28, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन ओनली मैथमेटिक्स, ओके, is what percentage the number of student who pass in physics and chemistry। तो देखो पास अगर सब सिर्फ सब मैथमेटिक्स की अगर बात करते तो वो ई है, और ई की वैल्यू अपने पास कितने यहाँ पे 20 है। ओके, और अगर पास स्टूडेंट इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की अगर बात करते तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन वो है ए का, तो ए की वैल्यू कितनी है 10। तो इनडायरेक्टली 20 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 200%। ओके, नेक्स्ट 29। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड पास्ड इन केमिस्ट्री टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड पास्ड इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बोथ। तो देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं अपन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की, केमिस्ट्री, ओके, केमिस्ट्री जो है वो अपने पास कितना है एफ है, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बोथ इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की अगर बात करते तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स अगर देखते तो फिजिक्स कितना है डी है, तो डी की वैल्यू है 15 और 320, तो इनडायरेक्टली 400 335 इसका रेशियो बनता है, मतलब 80:67 इसका क्या आ गया रेशियो आ गया। ओके, नेक्स्ट 30। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड पास इन ऑल 3 सब्जेक्ट इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द सम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड इन एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट। तो देखो ऑल स्टूडेंट सम अगर करते हैं एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट की, तो 2 सब्जेक्ट मतलब ए बी सी है। ओके, ए बी सी ये 2 सब्जेक्ट में हुए, उसका आंसर है 45। और नंबर ऑफ पास ऑल 3 सब्जेक्ट जो है वो अपने पास 320 थे, जो पहले ही बता के रखा था 80% ऑफ 400 का। तो यहाँ पे देखते हैं तो 320 डिवाइड बाय 45। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे 7/9 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट 31 to 35। अब देखो यहाँ पे फिर से दिया है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल वोटर्स इन 6 डिफरेंट सिटीज, दैट इज ए बी सी डी ई एंड एफ। ओके, द डिटेल ऑफ फीमेल वोटर्स इन द सिटीज। नंबर ऑफ टोटल वोटर्स दिया है 66,000। ओके, तो अब सबसे पहले अपन ग्राफ्स देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, जो ग्राफ अपने को दिए है, तो यहाँ पे क्या दिया है पहला ग्राफ में, ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोटर मेल प्लस फीमेल दिए है, एंड परसेंटेज ऑफ वुमेन्स वोटर्स दिए यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ के परसेंटेज दिए। तो अब देखो यहाँ पे अगर ये दोनों का अगर देखते हैं अपन,
तो यहाँ पे 66,000 है, तो यहाँ पे अपन एक कॉमन टेबल बना लिया सबसे पहले। तो देखो यहाँ पे मैंने सिटीज को मेंशन किया है, ओके, ए बी सी डी ई एफ। फिर टोटल नंबर ऑफ वोटर परसेंटेज अगर देखते हैं तो ये देखो 20, 15, 18 है, ये है। तो यहाँ पे मैंने इसकी डायग्राम निकाल ली। देन टोटल नंबर ऑफ वोटर्स अगर देखते हैं तो 66,000 पे अगर 20% देन 15, तो ये टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हो गए। अब देखते हैं फीमेल वोटर्स की अपने को परसेंटेज दिया 40, 28, 20, तो ये फीमेल वोटर्स की परसेंटेज है। एंड फीमेल वोटर्स निकाल ले फिर वो परसेंटेज, ये टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इंटू 40 डिवाइड बाय 100, तो अपने को फीमेल नंबर ऑफ वोटर्स। अब टोटल नंबर ऑफ वोटर्स में से अगर फीमेल माइनस करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, मेल। मतलब सबके लिए अपन ने ऐसी बना लिया, मतलब एक टेबल अपना इनडायरेक्टली क्रिएट हो गया। ओके, अब टेबल क्रिएट हो गया तो अभी इसके क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस क्या दिए देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मेल वोटर इन सिटी सी एंड फीमेल वोटर्स इन सिटी ए। तो सिटी ए में फीमेल वोटर्स है 52 और यहाँ पे है 95, तो इनका डिफरेंस अगर दिखते हैं तो वो कितना आता है 4224, मतलब 9504 में से 5280 माइनस है। ओके, नेक्स्ट 32। अब देखो यहाँ पे बोला है द नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स इन सिटी सी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल वोटर्स इन सिटी ई। तो सिटी सी की अगर बात करते हैं अपन फीमेल वोटर्स की, वो है यहाँ पे देखिए 2376, और मेल वोटर्स अगर बात करते हैं ई की तो वो है 8712। तो इनडायरेक्टली अगर इनका परसेंटेज अगर निकालते हैं तो दोनों का परसेंटेज कितना आएगा 27.27%। ओके, नेक्स्ट 33। अब देखिए यहाँ पे बोला है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ ऑल मेल वोटर्स। तो इन सब के अपने को क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा एंड डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 7716.5 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, सॉल्व करने के बाद इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट 34। अब देखो यहाँ पे बोला है द नंबर ऑफ मेल वोटर्स ऑफ सोसाइटी ऑफ वोटर्स डी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल वोटर ऑफ बी। तो देखो मेल वोटर अगर डी की बात करते हैं तो डी की अगर मेल वोटर है वो है 4620। ओके, और मेल वोटर ऑफ सिटी बी की अगर बात करते हैं वो है 7128। ओके, तो इन दोनों का अगर परसेंटेज निकालते तो 64.81 क्या आएगा, इसका आंसर आता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जो दिया है वो 36 to 40 का डायरेक्शन दिया अपने को। देखिए क्या बोला है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट कंप्लीट द सीरीज। तो अब देखो यहाँ पे सीरीज दिया अपने को 4, 3, 6, 6 है, 8, 12, 10, 24 एंड 12। तो अब ये सीरीज का अगर देखते हैं तो यहाँ पे 3, 4, 6 दिया है, 6, 4 अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो 8, देन यहाँ पे 12, देन यहाँ पे 10, 12, मतलब यहाँ पे एक सीरीज बन रही 4 की जो 2 से इंक्रीमेंट हो रही है। और जो 3 की बात करते हैं 3, 6, 12, 24, ये एक सीरीज बन रही, मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 2 हो रहा है वहां पे, बराबर है। तो इनडायरेक्टली अगर यहाँ से अगर बात करते हैं तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई ऑफ 2 अगर अपने पास है तो इनडायरेक्टली 24 इंटू 2 मतलब 48। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाता है 48। ये देखो मैंने यहाँ पे गिवन में बता के रखा है कि 2 सीरीज हो रही है यहाँ पे 4, 6, 8, 10, 12 और यहाँ पे आ रही है 3, 6, 12। तो इनडायरेक्टली अगर जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो मल्टीप्लाई इंक्रीज बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 हो रही है, बराबर है। तो जो लास्ट यहाँ पे आ रहा है वो क्या आ रहा है, वन वैल्यू छोड़ के 24। तो 24 इंटू 2 करेंगे तो कितना चांस है 48। नेक्स्ट 37। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है 8, 4, 6, 15 एंड 52, बराबर है। अब ये सीरीज को कंप्लीट करना है तो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे फिर प्लस हो गया, यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे बढ़ गया, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लीकेशन। तो देखो पैटर्न का सीरीज अगर देखते हैं तो यहाँ पे पैटर्न बना के तो 8 इंटू 0.5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। 4 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। 6 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15 एंड 15 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 52.5 एंड 52.5 को अगर 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 236.25। तो इसका आंसर जो है वो क्या है 236.25। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखो देखो यहाँ पे अरेंजमेंट दिया है सीरीज का CXGTJQLO। अब यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि दोनों का डिफरेंस जो है वो दो अलग अलग सीरीज है। देखो अगर यहाँ पे CG की अगर बात करते हैं तो 4 का डिफरेंस है, देन GJ की बात करते हैं तो +3 का है, JL की बात करते हैं तो +2 का है, और LM की बात करते हैं तो 1 का डिफरेंस है। सेम यहाँ पे माइनस में जा रहा है, XT और
टी का डिफरेंस -4, टी क्यू का डिफरेंस -3, क्यू ओ का डिफरेंस -हो, तो यहाँ पे 1 का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा m। यहाँ पे जो सीरीज बन रही है वो क्या बन रही है, एम एन। ओके, एन एम नहीं आ रही, एम एन आ रही, मतलब ये है। यहाँ पे देखो एन एम दे दिया है कंफ्यूजन के लिए। ओके, नेक्स्ट 39। अब यहाँ पे टेबल सीरीज दी हुई है। ओके, देखिए ये टेबल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क एक निकालना है अपने को, और ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे निकालना है। तो देखो डायरेक्टली यहाँ पे फर्स्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 15, 5, 7, 10। तो अगर इनडायरेक्टली 15 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, 3 प्लस 7 करते हैं तो 10 आ रहा है यहाँ पे। मतलब ये जो हो रहा है ये यहाँ पे सीरीज बन रही है। और सेम यहाँ पे 64 को अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास, 16 आ जाएगा। 16 प्लस 5 अगर करते हैं तो 21। तो यहाँ पे जो आया वो पहला वैल्यू जो आया 21। तो यहाँ पे देख लो 21 है, मतलब सेकंड आंसर जो है वो 7 आएगा ही आएगा। तो 7 कैसे आएगा, यहाँ पे देखते हैं अपन कि 97, 91 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे बराबर है, तो कितना आ जाएगा 13। 13 प्लस अगर 9 करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 22। मतलब यहाँ पे जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7। ठीक है, नेक्स्ट 40। अब देखो यहाँ पे फिर से टेबल सीरीज दी हुई है, बराबर है। अब टेबल सीरीज की बात करते हैं तो यहाँ पे भी एक वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ पे एक वैल्यू फाइंड करना है। तो अब देखो यहाँ पे 46 कैसे आया, तो यहाँ पे अगर 28 माइनस 5 करते हैं तो 23 आता है, 23 इंटू 2 करेंगे तो 46 आएगा। सेम यहाँ पे 35 है, 35 अगर यहाँ पे माइनस करते 8, तो 35 में से माइनस अगर 8 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 27। और 27 इंटू 5 करते हैं तो डायरेक्टली 135। तो यहाँ पे जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 135। लेकिन 2 बार है अभी यहाँ पे भी, तो यहाँ पे अपने को यहाँ पे इसका निकालना ही पड़ेगा। देखो तो 22 माइनस कितना करेंगे अपन, तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली 22 में से अगर माइनस करते तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर उसका आंसर जो है तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 117 को अगर डिवाइड करते हैं अपन तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6। मतलब इनडायरेक्टली 22 में से अगर 6 माइनस करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 16। और 16 इंटू 7 करेंगे तो इनडायरेक्टली 112। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है 135 और 6, ये क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 41 टू 45 दिया डायरेक्शन। देखो यहाँ पे क्या बोला है, पजल सही है। ओके, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। ओके, अब बोला यहाँ पे देखिए, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट से प्रिपेयर 7 डिशेस 7 days ऑफ वीक स्टार्ट फ्रॉम संडे दैट ओनली 1 डिश इज प्रिपेयर्ड इन 1 day। मतलब एक दिन में एक भी प्रिपेयर हो रही है, और ऐसे कितने डिश है अपने पास, 7 डिशेस है। ओके, द डिशेस वेयर रसम, राइस, हक्का नूडल्स, पनीर टिक्का, सौंदेश, ढोकला, कश्मीरी पुलाव एंड दाल बाटी। ओके, अब देखो यहाँ पे 7 डिशेस के नाम भी बताए, मतलब इतना अपने पास खत्म हो गया। तो अपन ने एक टेबल बना लिया डेज के हिसाब से। देखो डेज बना लिए पहले संडे, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे तक। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि कश्मीरी पुलाव, ओके, कश्मीरी पुलाव वॉज प्रिपेयर्ड 2 day बिफोर ढोकला। अब सपोज यहाँ पे अपने पास ढोकला है, तो ढोकला के 2 दिन पहले क्या बनाए हैं, कश्मीरी पुलाव बनाए हैं। ओके, देन उसके बाद क्या बोला है, सौंदेश आर प्रिपेयर्ड जस्ट आफ्टर द रसम राइस। तो सौंदेश जो है वो रसम राइस, तो यहाँ पे देखो सौंदेश और रसम राइस डाल के रखा है। ओके, देन उसके बाद रसम राइस विच इज नॉट प्रिपेयर्ड बिफोर द 3rd day ऑफ द वीक। मतलब 3rd day के पहले नहीं बनाए, इसलिए इसको देखो 3rd day के बाद अपन ने ऐड की है, बराबर है। देन उसके बाद बोला है कि ढोकला वॉज प्रिपेयर्ड जस्ट बिफोर दाल बाटी। ओके, ढोकला जो है वो दाल बाटी के, ढोकला वॉज जस्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर दाल बाटी। दाल बाटी के बाद क्या है, यहाँ पे ढोकला आया, बराबर है। कश्मीरी पुलाव, दाल बाटी, ढोकला, रसम राइस, संदेश, ये बन गया। देन उसके बाद बोला है कि दाल बाटी विच इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पनीर टिक्का। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे कौन आया, अभी पनीर टिक्का भी आ गया। देन पनीर टिक्का वॉज नाइदर प्रिपेयर्ड जस्ट बिफोर रसम राइस और नॉर ट्यूसडे। ओके, तो पनीर टिक्का जो है वो ट्यूसडे को नहीं बन सकता, और कश्मीर पुलाव के रसम राइस के
बाद नहीं है, बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो है वो पनीर टिक्का यहाँ पे है। हक्का नूडल्स वॉज प्रिपेयर्ड आफ्टर आफ्टर बट नॉट इमीडिएट आफ्टर ढोकला। तो ढोकला के इमीडिएट नहीं है, मतलब वो कहाँ पे आया, सबसे लास्ट। तो यहाँ पे देखो अपना ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, मतलब एक टेबल क्रिएट हो गया। ओके, जो भी कंडीशंस अपने उसके हिसाब से। तो अब इसके हिसाब से आप इसको सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा आपका आंसर आता कि नहीं आता। ओके, और देन उसके बाद अपन इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, विच डिश वॉज प्रिपेयर्ड द लास्ट। तो लास्ट अगर देखते तो यहाँ पे कौन है, हक्का नूडल्स। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, हक्का नूडल्स। ओके, देन हाउ मेनी डिशेस आर प्रिपेयर्ड बिफोर पनीर टिक्का। तो पनीर टिक्का के अगर पहले देखते तो कोई भी डिशेस प्रिपेयर्ड नहीं है, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, नन। ओके, देन नेक्स्ट 46 43, विच डिश वॉज प्रिपेयर्ड ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे को अगर देखते तो फ्राइडे को कौन बन रहा है, संदेश। आंसर है यहाँ पे संदेश। ओके, नेक्स्ट 44, हाउ मेनी डिशेस आर प्रिपेयर्ड इन बिटवीन दाल बाटी एंड रसम राइस। तो दाल बाटी एंड रसम राइस के बीच में एक है। ओके, तो वो कौन सा है, ढोकला है। आंसर क्या आएगा यहाँ पे, वन। ओके, नेक्स्ट 45, वेन वॉज कश्मीरी पुलाव प्रिपेयर्ड। तो कश्मीरी पुलाव जो है वो मंडे को है, इसलिए जो आंसर आएगा वो मंडे। मतलब समझे कि एक बार अपना अगर फॉर्मेट जो है, टेबल स्ट्रक्चर जो बन गया उसके हिसाब से, तो इजीली अपन क्वेश्चन उसके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 46, अब देखो यहाँ पे फिगर्स दिए हैं। ओके, क्या बोला है, फाइंड द फिगर विल बी द कंप्लीट पैटर्न। ओके, देखो अब यहाँ पे फिगर जो है ये है, अब इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे अगर देखते तो ये लाइंस आएंगे और यहाँ पे ये लाइंस ऐसे ऐसे आनी चाहिए, तब जाके वो कंप्लीट होगा। तो अब जो लाइंस का पैटर्न भी है वो भी अपने को समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्ट क्या हो रहा है, तब जाके वो पैटर्न क्रिएट। तो बड़ी लाइंस है, टोटल कितनी लाइंस है यहाँ पे देखो, 1 2 3। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6। तो सेम अगर यहाँ पे लाइंस अगर अपन अरेंज करते हैं तो वैसे ही लाइंस को अपने को बनाना पड़ेगा, तब जाके अपना आंसर आएगा। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये जो सी वाला दिख रहा है, ये मुझे यहाँ पे करेक्ट फिट होता हुआ दिख रहा है। क्यों, क्योंकि इसके लाइंस भी अगर देखते हैं तो देखो लाइंस अगर गिनते हैं तो ये लाइंस भी उतनी है, और यहाँ पे ये भी लाइंस है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी लाइंस ज्यादा है। ये परफेक्ट हो रहा है। और ये देखो यहाँ से ऊपर से लाइन ही नहीं है, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है डायगोनल, ये है ही नहीं यहाँ पे, बराबर है। इसलिए जो सी है वो कंप्लीट पैटर्न कर रहा है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। नेक्स्ट 47, अब देखो यहाँ पे सर्कल्स है अरेंजमेंट में। तो यहाँ पे अभी क्या बनेगा, तो सर्कल्स। तो यहाँ पे देखो ये एक ऐसे सर्कल्स आएगा, देन ये हाफ सर्कल आएगा, देन ये हाफ सर्कल आएगा, एंड देन उसके बाद फुल सर्कल आएगा, बराबर है। तो तब जाके यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो जब जैसे मैंने बताया ये पैटर्न वैसे ही बन रहा है। एक यहाँ पे ऐसे सर्कल आ रहा है, देन ये सर्कल आ रहा है, एंड देन ये सर्कल और फुल सर्कल, बराबर है। बाकी इसमें देखो सर्कल वैसे नहीं बन रहा, लाइन से ये है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर सी है। ओके, नेक्स्ट 48, अब देखो यहाँ पे डायग्राम्स दी है, बराबर है। ये डायग्राम्स है, तो यहाँ से अगर देखते तो ये बन रही है एक लाइन। ओके, और यहाँ से देखते तो ये लाइन्स आ रही है और फिर ये। ओके, तो यहाँ पे अगर करेक्ट फॉर्मेट अगर देखते हैं तो ये तो नहीं फिट हो रहा है। ओके, देन ये भी नहीं फिट हो रहा है, ये फिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर देखते हैं तो ये नीचे बॉटम से चालू हो रहा है, बराबर है। ये बॉटम से चालू होगा तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, और फिर ये यहाँ पे ही आएगा अगर देखा जाए तो, बराबर है। मतलब यहाँ पे जो आंसर है वो यहाँ पे भी सी आएगा, क्योंकि वहां पे भी एम बन रहा है, ऊपर डब्ल्यू बन रहा है, तो नीचे भी एम बनना ही चाहिए। देखिए अगर पैटर्न देखते थे, यहाँ पे ये डब्ल्यू बन रहा है, यहाँ पे सेकंड में ये डब्ल्यू बन रहा है, और यहाँ पे जो एम है ये बन रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, एम ही बनना चाहिए। तो ये जो है ये परफेक्ट एम यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इसलिए जो आंसर है वो क्या है, यहाँ पे सी है। ओके, नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे बोला है कि अ स्क्वायर ट्रांसपेरेंट शीट विद द पैटर्न इन द गिवन फिगर, फाइंड आउट फ्रॉम द अमॉन्ग्स्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द पैटर्न वुड अपीयर गिवन ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड शीट ट्रांसपेरेंट शीटेड एज डॉटेड लाइन। तो देखो अभी ये पहली इमेज दी है अपने को, तो यहाँ से अगर इसको अपन फोल्ड करेंगे तो ये यहाँ पे जो है वो सर्कल जो है वो कहाँ पे आएगा, आउटसाइड आएगा। यहाँ से अगर देखते तो ये सर्कल ऐसे आउटसाइड आना चाहिए। तो पहली डायग्राम में देखो दोनों ये रॉन्ग है,
यहाँ पे ये भी रॉन्ग है क्योंकि इसका जो ऊपर का सर्कल है देखो वो इनर साइड है और उधर आउटर साइड है। यहाँ पे देखो इनडायरेक्टली ये है, ये आउटर साइड है, ये आउटर साइड करेक्ट है, लेकिन ये जो जब यहाँ पे ऐसे पलटेगा तो वो आउटर साइड ही आना चाहिए। तो डी में यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर बन रहा है। ओके, जब उसको आउटर साइड आएंगे तो इसका जो आंसर है वो क्या है, डी है, जब उसको फोल्ड करेंगे तो। ओके, नेक्स्ट 50। अब देखो यहाँ पे के लिखा है। अब डायग्राम देखो, अगर फोल्ड करते हैं तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो है ये लाइन जो है ये ऐसी जाएगी और ये लाइन जो है ये ऐसी आएगी। ओके, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो डायग्राम्स में पहली वाली जो आंसर है वो करेक्ट है। यहाँ पे देखो सिर्फ ये वाली जो लाइन्स है सिर्फ दो लाइन, बाकी कोई भी लाइन चेंज नहीं होगी क्योंकि ये लाइन जब ऐसे फोल्ड हो जाएगा तो ये लाइन इधर जाएंगे और ये जो लाइन है इधर आएगी, इसलिए जो फर्स्ट है वही क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 51 टू 55 के क्वेश्चन दिए हैं, फिर से सीटिंग अरेंजमेंट दिख रही है यहाँ पे। ओके, देखिए 8 कार व्हील्स C1 C2 C3 C4 C5 6 7 C8 are parked in two parallel rows, namely row 1 and row 2 facing north, such as car standing in two faces. Okay, back side of the car standing in front of row 1 and equal number of cars stand in both row 2. Okay, C3 स्टैंड, अब देखो यहाँ पे अपन ने दो बनाए हैं ईस्ट ऑफ फेसिंग, ये देखो। ओके, दोनों का जो साइड है वो कहाँ पे है, मतलब एक के पीछे एक लगे, मतलब फर्स्ट साइड का जो सेकंड कार है वो उसका बैक साइड में फ्रंट वाला है। तो इनडायरेक्टली दोनों का डायरेक्शन देखिए अपन ने नॉर्थ में ही रखा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि सीट सीट स्टैंड C3 स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ C4। अब C3 जो है वो किसके लेफ्ट में है, सेकंड लेफ्ट में है, किसके, C4 के। ओके, वी C4 डज नॉट एट एक्सट्रीम एंड, तो एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। ओके, C1 एंड C4, C1 एंड C4 स्टैंड इन डिफरेंट रोज, C1 एंड C4 डिफरेंट रोज पे है। ओके, C5 इज थर्ड राइट ऑफ C2, C5 जो है वो थर्ड राइट है किसके, C2 के। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे थर्ड राइट ऑफ C2, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे थर्ड राइट अगर देखते हैं अपन तो इनडायरेक्टली इसका थर्ड राइट है C5 आ गया, क्योंकि यहाँ पे तो दो सीट अरेंजमेंट थी अपने C3 एंड C4 की। ओके, देन उसके बाद C3 डज नॉट स्टैंड एट एनी एंड। ओके, एट एनी एंड। ओके, देन उसके बाद C7 वी स्टैंड इन सेकंड रो अपोजिट टू द C1, तो C7 जो है वो C1 के अपोजिट में है, तो ये देखो C1 यहाँ पे है तो C1 तो हो गया अपनी। एक ही बचा था C6, तो वो एक्सट्रीम एंड पे है और C8 जो है वो मिडल में आ गया क्योंकि वो नहीं था। ओके, अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या हो गई कि डायग्राम्स बन गए। अब डायग्राम के हिसाब से अपन क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो 51 क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, फोर ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन सर्टन वे एंड दस फ्रॉम द विच डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप। तो देखो अब यहाँ पे C2 दिया है, C3 दिया है। ओके, C2 C3, उसके बाद C6, ओके, C8 दिया है एंड C5। तो यहाँ पे जो है ये दोनों एक्सट्रीम एंड वाले हैं, लेकिन C8 जो है वो नहीं है, मतलब चारों एक्सट्रीम एंड वाले रखे हैं लेकिन C8 जो है वो मिडल वाला है इसलिए नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट 52, विच ऑफ द फॉलोइंग कार इज पार्क अपोजिट टू द C4, तो C4 के अपोजिट में कौन सी है, C8, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे C8। ओके, नेक्स्ट विच कार फॉलोइंग कार इज नॉट पार्क इन रो 1, तो रो 1 में पार्क अगर नहीं है तो वो ये चारों को नहीं है, तो ये चारों को छोड़ के, मतलब देखो यहाँ पे C1 C2 C5 C8 ये थी, लेकिन C6 जो वो रो 2 में है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा C6। ओके, नेक्स्ट 54, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ C4 विथ रिस्पेक्ट टू C3, C4 की पोजीशन ये है और C3 की पोजीशन क्या है, ये है, मतलब C4 कहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू, तो सेकंड राइट में है, तो यहाँ पे सेकंड टू द राइट क्या आएगा, आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 55, विच ऑफ द फॉलोइंग कार अपोजिट टू द C6, तो C6 के अपोजिट कौन सी कार है, यहाँ पे देखो C5, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, C5। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, सिलोलिज्म्स दिया है, सॉरी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दिया है। देखो क्या बोला है, इन क्वेश्चन सम स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, फॉलो टू कंक्लूजन्स 1 and 2, you have considered the statement to be true even they are seem variance from commonly known fact. Okay, you have to decide which is given conclusion is follow
एंड गिवन स्टेटमेंट इंडिकेट। तो यहाँ पे बोला है कि ऑल पेन्स आर पेंसिल, मतलब जो पेन्स है ऑल वो पेंसिल्स है, एंड नो पेंसिल्स इज इरेजर, यहाँ पे है इरेजर, बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर देखते हैं तो क्या कंक्लूजन दिया है, नो इरेजर इज पेन, नो इरेजर इज पेन इज ट्रू है, ओके। देन नो पेन इज एन इरेजर, ओके। यस, नो पेन इज एन इरेजर, मतलब इरेजर जो है वो पेंसिल भी नहीं है और इरेजर जो है वो पेन भी नहीं है, मतलब यहाँ पे नाइदर कंक्लूजन वन और टू फॉलो, सॉरी बोथ कंक्लूजन आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों फॉलो हो रहे हैं, क्योंकि दोनों नहीं है, ओके। नेक्स्ट 57। अब यहाँ पे बोला है कि ऑल एप्पल्स आर बनाना, मतलब जो एप्पल्स है वो ऑल एप्पल्स क्या बनाना है, एंड ऑल बनाना आर स्वीट, ये है, बराबर है। तो यहाँ पे बोला है सम एप्पल्स आर स्वीट, यस करेक्ट, ट्रू है। सम एप्पल्स आर, सम बनाना एप्पल, ये भी ट्रू है। तो यहाँ पे बोथ कंक्लूजन क्या हो रहे हैं, फॉलो, इसलिए इफ बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, ओके। नेक्स्ट 58। अब देखो यहाँ पे फिर से डायरेक्शंस दिया है कुछ, तो ओके देखो क्या बोला है, रीड द स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट केयरफुली, चूज द करेक्ट आंसर। There is a growing feeling amongst larger Asian countries that is West is fast. The news coming out, there are especially since 2008 financial crisis, is declining population, big layoff and economic meltdown in several countries of the European Union. Italy being lasted. So much bad news over the extended period gives the impression of that the rise on West has finally halted. That the West is now covering retreat, which of the following weakens the argument is provided in the passage। तो देखो तीन आर्गुमेंट दी है पैसेज के ऊपर से, ओके। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट बोला है वेस्टर्न इंडिया, the Western media has contributed to perpetuating the news of decline in the West। And second बोला है यहाँ पे देखिए, the rich West hangs together, they combine GDP several times that the rest of the world। And third बोला है कि US governing growing population that remains the most productive and innovative in the world, as well as military is the most powerful। तो जो स्टेटमेंट 2 and 3 है वो क्या है यहाँ पे करेक्ट है। जो फर्स्ट है कि कंट्रीब्यूटेड परसुएटिंग न्यूज ऑफ द डिक्लाइन इन द वेस्ट, ये जो है ये रॉन्ग है। तो सिर्फ जो सेकंड एंड थर्ड है वो क्या है यहाँ पे कंक्लूजन ट्रू बैठ रहा है वहां, मतलब स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट के हिसाब से अपने को कंक्लूजन्स निकालने, ओके। नेक्स्ट 59। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शंस दिया है, फाइंड पॉइंट डी, इट इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए, ओके। तो देखो स्टेटमेंट्स फर्स्ट दिया है यहाँ पे, पॉइंट ए इज वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, ओके। पॉइंट ए जो है वो कहाँ पे है, पॉइंट बी के वेस्ट में है, ओके, मतलब ये यहाँ पे आ गया, ओके इनडायरेक्टली। पॉइंट बी विच इज टू नॉर्थ ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, और पॉइंट बी जो है वो कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट है, ओके, पॉइंट डी के। ये जो पॉइंट डी है ये नॉर्थ ईस्ट हो गया यहाँ पे डी के। देन उसके बाद क्या वाला है, पॉइंट सी इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट सी जो है वो नॉर्थ में है तो यहाँ पे आ गया, ओके। एंड पॉइंट ए, ओके सी, पॉइंट ए इज अ मिडल ऑफ ई एंड पॉइंट सी, पॉइंट ए जो है वो मिडल है किसके, पॉइंट ई के एंड पॉइंट सी के, तो यहाँ पे आ गया ई, बराबर है। अब सेकंड जो दिया है वहां पे देखो, पॉइंट बी इज अ नॉर्थ, पॉइंट बी ये जो है ये कहाँ पे, नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ बोला है, बराबर है। अब यहाँ पे ये जो सेकंड केस है ये है, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, पॉइंट बी इज नॉर्थ टू द पॉइंट ऑफ एफ, ओके, ये दिया है। देन उसके बाद पॉइंट एफ विच इज टू द एज ऑफ पॉइंट ई, ओके। पॉइंट क्या बोला है यहाँ पे, विच पॉइंट एफ जो है वो कहाँ पे है, ईस्ट है पॉइंट ई के, ये यहाँ पे आ गया। देन पॉइंट डी इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट डी जो है वो कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट है, ओके, इसके पॉइंट बी के, ओके। देन उसके बाद पॉइंट ए इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ पॉइंट ई, तो पॉइंट ए जो है वो नॉर्थ ईस्ट है किसके, पॉइंट यहाँ पे आ गया। मतलब सेकंड इसमें जो है वो डेटा सफिशिएंट नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट कंक्लूजन नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा है, बराबर है। लेकिन जो वन में है तो वो एग्जैक्ट क्लियर डायग्राम क्या हो रही, सफिशिएंट है, इसलिए वन जो है वो क्लियर कट है कि फाइंड करने के लिए कि फाइंड पॉइंट डी इन विच डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अपने को समझ में आ ही रहा है
ये पॉइंट ए जो है वो कहाँ पे है, इनडायरेक्टली यहाँ पे पॉइंट ए से समझ में आ रहा है, मतलब 1 क्या है, सफिशिएंट है आंसर को शो करने के लिए। ओके, नेक्स्ट 59। अब देखो यहाँ पे चूज द फॉलोइंग केयरफुली राइट आंसर। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, व्हाट इज द difference between the third last digit and fourth digit from left end, okay, after the rearrange of its ascending order. So what is the difference between the third last digit and fourth digit from the left end? तो देखो यहाँ पे गिवन नंबर जो दिया है वो अपने को 9478 है। इसको अरेंज करते हैं अपन असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसका जो लास्ट डिजिट आ गया वो क्या है, थर्ड लास्ट डिजिट जो है 7, और फोर्थ जो डिजिट है वो लास्ट एंड से वो कौन सा आया, फोर्थ, लेफ्ट एंड से। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस अगर देखते तो 7 - 4 अगर देखते तो वो कितना आएगा। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो अपना मॉक पेपर रहेगा, प्लस इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।